Resilience Law Academy. So in the last class we started with POCSO. थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ पॉक्सो का एक बार फिर से, ठीक है। पॉक्सो का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमने कल रीड किया था प्रियम्बल, है ना। प्रियम्बल के 3 कंपोनेंट्स हमने रीड किए थे कि सबसे पहले तो ये बात करता है टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस, एज इन सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल अब्यूज और सेक्सुअल हरासमेंट। सभी से इसको प्रोटेक्ट करता है चिल्ड्रन को, ये इसका फोरमोस्ट एम है। नंबर 2 इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स। स्पेशल कोर्ट्स को ये इस्टेब्लिश करता है। इसके लिए मैंने आपको कल बताया था पॉक्सो की फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इस्टेब्लिश हो गई है, कोर्ट इस्टेब्लिश होती हैं। इसी एक्ट के अंडर उनको सैंक्शन मिलती है, एज इन लीगल सैंक्टिटी मिलती है। इसके बाद ही ये फिर अपना पूरा प्रॉपरली कंडक्ट करते हैं, ट्रायल एंड द सो प्रोसीजर, सेंटेंसिंग वगैरह भी सभी इसी के अंडर होती है। आगे हम पढ़ेंगे कि इनकी अपील्स कैसे जाती है। थर्डली, कल मैंने आपको एक और बात बताई थी, फॉर द मैटर्स कनेक्टेड एंड इncidental thereto मीन्स इन दोनों से रिगार्डिंग जो भी कंसर्न्ड मैटर्स हैं जो कि इंसिडेंटल हैं, वो भी इसके बारे में प्रोवाइड करना इसका काम है, इस एक्ट का पर्टिकुलरली। फिर मैंने आपको बताई थी एक कन्वेंशन हुई थी ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड एंड इंडिया इज अ पार्टी टू दिस कन्वेंशन, इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू दिस कन्वेंशन। तो नेचुरली जब आप किसी एक कंट्री सारी कंट्रीज के साथ मिलके, स्पेशली यूएन के साथ मिलके एक पर्टिकुलर ट्रीटी या पर्टिकुलर कन्वेंशन में आता है, साइन करता है, तो नेचुरली उस कन्वेंशन के, उस एग्रीमेंट के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को अबाइड भी करना होता है, ठीक है। और वो अबाइड आप कैसे कर सकते हो? या तो कोई लॉ बना के कर लो, या कोई सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम्स लगा के कर लो, कोई इंसेंटिव दे के कर लो। अब द एम ऑफ दिस कन्वेंशन वॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ चाइल्ड। तो उन्होंने, इंडियन लेजिस्लेचर ने, एज इन पार्लियामेंट ने पॉक्सो इनैक्ट किया, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। यही सब इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस भी बन गए। थर्डली, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करता है अबाउट प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। इट टॉक्स अबाउट प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, एज इन किसको हमने प्रोटेक्शन देनी है और उस प्रोटेक्शन के लिए हम क्या कुछ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल में डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। आंसर इज यस, ये हमको आर्टिकल 15 क्लॉज 3 बताता है। जैसे कि हमारे चाइल्ड हैं या चिल्ड्रन हैं, दे देमसेल्व्स कॉन्स्टिट्यूट अ क्लास इन इट, अपने आप में ही एक क्लास कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो चिल्ड्रन जो होते हैं, जैसे कि वुमेन हो गया, जैसे कि सीनियर सिटीजन हो गया, दीज ऑल आर क्लासेस, डिफरेंट क्लासेस हैं ये। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम पर्टिकुलरली जो ब्रॉड स्ट्रीमलाइन ऑफ द सोसाइटी में पीपल हैं, जैसे कि अडल्ट्स हो गए, वर्किंग पॉपुलेशन हो गई, उनके साथ हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, ताकि हमने इन पर्टिकुलर क्लासेस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। लेकिन सो फार एज आर्टिकल 15 क्लॉज 3 इज कंसर्न, ये ओनली एंड ओनली बात करता है विद रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रन एंड वुमेन। ये सीनियर सिटीजन्स के बारे में बात नहीं करता। सीनियर सिटीजन्स को जो स्पेशल प्रोटेक्शन है, जो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है, वो मिलता है अंडर आर्टिकल 14 में, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। उसको अगर आप पर्पसिव इंटरप्रिटेशन, उसकी अगर आप वाइडर इंटरप्रिटेशन दोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, सीनियर सिटीजन्स हो गए, फ्रीडम फाइटर्स हो गए, या फिर स्पोर्ट्स कोटा हो गया, इनके लिए जो स्पेशल प्रोटेक्शन है वो आर्टिकल 14 में मिलती है। लेकिन सो फार एज वुमेन एंड चिल्ड्रन आर कंसर्न, राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द चिल्ड्रन, तो उनको स्पेशल प्रोटेक्शन मिलती है आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में। ये भी आर्टिकल 14 में इंक्लूड हो सकता था, लेकिन सम थिंग्स आर नेसेसरी टू बी एक्सप्रेस्ड। कुछ चीजें जरूरी होती है कि हम उनको एक्सप्रेस कर सके, ताकि पीपल का जो फेथ है कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी में, वो बना रहे। ऐसे तो फिर हमने सारा काम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और हाई कोर्ट्स के ऊपर छोड़ दिया। वो एज एंड व्हेन कोई जजमेंट पास करेंगे तब उनको पता लगेगा, एज इन जनरल पब्लिक को पता लगेगा कि हाँ, हमारे पास वुमेन और चिल्ड्रन के पास एज ए सेपरेट क्लास स्टेट उनके लिए कोई प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन के अंडर कोई स्पेशल लॉ बना सकती है। तो उसके लिए तो हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के ऊपर अवेट कर रहे हैं या हाई कोर्ट के जजमेंट्स के ऊपर अवेट कर रहे हैं।
So as a matter of policy, legislature or the parliament, that is the constitutional makers, deems it necessary कि हम कुछ specific चीजें हैं उनको आप express कर दें, हम उनको express कर दें so that कि people का जो faith है in the Indian constitution वो बना रहे। एक और चीज मैंने आपको कल बताई थी कि as per the NCRB and Interpol reports, National Crime Record Bureau and Interpol records के according एंड इंटरपोल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग जो मोस्ट ऑफ द केसेस हैं ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट और द सेक्सुअल अब्यूज और द सेक्सुअल हरासमेंट, ये होते हैं अगेंस्ट द फीमेल ऑल्सो, ओनली द फीमेल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एंड पर्टिकुलरली हाई कोर्ट्स ने, स्पेसिफिकली कर्नाटका एंड केरला हाई कोर्ट ने ये बात उनके नोटिस में आई कि देयर आर सम केसेस जहां पे मेल्स भी सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल अब्यूज और सेक्सुअल हैरेसमेंट के विक्टिम्स हैं। दैट इज वाई ये एक्ट हमको लेकर आना जरूरी पड़ गया था लेजिस्लेचर को, और सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट्स ने अलग अलग जजमेंट्स के थ्रू डायरेक्शन दी पार्लियामेंट को कि आप एक स्पेशल लॉ लेकर आओ जो कि जेंडर न्यूट्रल हो। अब राइट नाउ दिस एक्ट टॉक्स अबाउट द चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन कैन बी एनी, child can be male also, it can be female also, it can be transgender also। तो विक्टिम है इस पर्टिकुलर एक्ट में वो चाइल्ड है, चाइल्ड कैन बी मेल ऑल्सो, फीमेल ऑल्सो एंड ट्रांसजेंडर ऑल्सो। सो दैट इज मीन्स कि यहां पे हम जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन बना रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू मेक अ जेंडर न्यूट्रल लॉ ताकि वो सारे जेंडर्स के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल हो सके। और ट्रांसजेंडर्स के लिए आपको पता है कि नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में भी जजमेंट करवाई है और आई थिंक सो मैंने मुस्लिम लॉ में भी आपको ये जजमेंट करवाई थी 2014 सुप्रीम कोर्ट की। इसमें उन्होंने स्पेसिफिकली बात की है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज आर आल्सो द विक्टिम्स ऑफ द सेक्सुअल अब्यूज और सेक्सुअल असॉल्ट। तो व्हाट इफ अगर कोई ट्रांसजेंडर चाइल्ड है, उसके साथ कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है या एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, तो उसके लिए हमारे पास कोई एज सच राइट नाउ जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन नहीं था, वो लेकर आना पार्लियामेंट का काम है। और इसी के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने और वेरियस हाई कोर्ट्स ने डायरेक्शन दिया पार्लियामेंट को कि आप एक जेंडर न्यूट्रल लॉ लेकर आइए, और उसी के परसुएंट, उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए द लेजिस्लेचर हैज मेड पॉक्सो एक्ट। और अनदर थिंग वाज कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट द चिल्ड्रन, ये मोस्टली कौन करते हैं, उनके रिलेटिव्स ही करते हैं। अप्रोक्सीमेटली एनसीआरबी के अकॉर्डिंग 85% केसेस में जो जो अक्यूज होता है वो रिलेटिव्स ही होते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, और उनमें से भी 80% केसेस अनरिपोर्टेड रहते हैं। 80% केसेस आर अनरिपोर्टेड। जो उसके इस एक्ट के जो एक्चुअली बेनिफिशियरीज हैं, हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ दिस एक्ट, दैट इज द चाइल्ड। इट कैन बी मेल ऑल्सो, इट कैन बी फीमेल ऑल्सो, इट कैन बी ट्रांसजेंडर ऑल्सो, वो रिपोर्ट ही नहीं कर पा रहे। तो 80% ऑफ द केसेस गो अनरिपोर्टेड, और 5% ही सिर्फ पॉक्सो के अंडर रिकॉर्ड होते हैं। दैट इज वाई पॉक्सो में हमारे पास ज्यादा नहीं, सिर्फ लिमिटेड ही जजमेंट्स हैं। इसमें मैं आपको काफी सारी हाई कोर्ट्स की भी जजमेंट करवाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स काफी लिमिटेड है, ठीक है। फिर कल हमने एक और बात डिस्कस की थी, whether the POCSO Act is exhaustive or not. Answer is it is not exhaustive. Why? Because by reading the preamble, read with section 2 clause 2, read with section 42 capital A. preamble में consolidated word नहीं लिखा हुआ। So अगर भी किसी लॉ में consolidated word लिखा होता है तो वहां से हमको पता लग जाता है कि यस दिस इज अ कंप्लीट लॉ इन इटसेल्फ। हमको और प्रोविजंस को देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट सो फार एज द प्रियम्बल ऑफ द पॉक्सो इज कंसर्न, वहां पे कंसोलिडेटेड वर्ड इज नॉट रिटन। प्लस व्हेन यू गो बाय आर्टिकल सेक्शन 2 क्लॉज 2, यहां पे भी लिखा है कि आपने आईपीसी, सीआरपीसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का रेफरेंस लेना है। किनके लिए? जो वर्ड्स पॉक्सो में यूज किए गए हैं लेकिन वो डिफाइंड नहीं है, लेकिन डिफाइंड आईपीसी, सीआरपीसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में है, वहां से आपको रेफरेंस लेना है। सिमिलर मीनिंग यू विल इंपोर्ट ओवर हियर आल्सो। नेक्स्ट इज आर्टिकल सेक्शन 42 कैपिटल ए।
वो आर्टिकल तो निकल रहा है क्योंकि अभी जस्ट रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट किया। हाँ, सेक्शन 42 कैपिटल ए के अकॉर्डिंग विद दिस एक्ट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट इज इन एडिशन टू एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। सो दैट मीन्स ये जो पॉक्सो एक्ट है दिस इज अ सप्लीमेंट्री लॉ। ये दूसरे लॉस को एज इन सीआरपीसी विच इज राइट नाउ बीएनएसएस, आईपीसी विच इज राइट नाउ बीएनएस, उनको सप्लीमेंट करता है पॉक्सो, उनके एडिशन में ये सारी प्रोविजंस। दैट इज वाई हम इसको कहेंगे कि इट इज नॉट एग्जॉस्टिव। ठीक है, फिर कल हमने स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस भी किया था। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 1। ये हम पहले बारी बारी पढ़ते हैं सारे प्रोविजंस, देन आई विल रेज इशू बिफोर यू। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। अब सेक्शन 1 में उन्होंने मे लिखा हुआ है। मे का क्या मतलब होता है? इनेबल्ड, इनेबल्ड लॉ। ठीक है, एक ऐसा लॉ जो पर्टिकुलरली एक सिचुएशन स्पेसिफिक है। वो कौन सी सिचुएशन को आंसर कर रहा है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो ये इनेबल हो गया लॉ। मे मीन्स इट इज इनेबल्ड। हम कोई प्रोविजन भी पढ़ते हैं ना, द मैजिस्ट्रेट मे डू दिस, द कोर्ट मे डू दिस, तो कोर्ट वहां पे इनेबल्ड है, वहां पे वो कर सकती है। ऐसी सिमिलरली जो पॉक्सो है दैट इज इनेबल्ड लॉ। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। It shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint। अब आप फुटनोट में देखोगे तो इसकी जो कमेंसमेंट डेट है, कमेंसमेंट डेट क्या है? इट इज 14 नवंबर 2012। इट इज चिल्ड्रंस डे, चिल्ड्रंस डे। तो ये इसकी कमेंसमेंट डेट है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू डेफिनेशंस। In this act, unless the context otherwise requires, aggravated penetrative sexual assault has the same meaning as assigned to it in section 5. That we will come later on, हम उसको बाद में पढ़ेंगे, बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सिमिलरली सेक्शन 9 में क्या डिफाइंड है? टू बी एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। टू सी देखो, आर्म्ड फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस मीन्स आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन। अब यूनियन की बात कर रहे हैं वो, आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन और सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस एज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। अब आर्म्ड फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस, इसको डिफाइन करने के पीछे लॉजिक ये है क्योंकि दे आर, आर्म्ड फोर्सेस के जो भी पर्सन्स होते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो भी पर्सोनल्स होते हैं, जो भी इंप्लॉयज होते हैं, जैसे आर्मी मैन हो गए, दे आर इन द पोजीशन और अथॉरिटी। ये पोजीशन और अथॉरिटी में होते हैं इन द इन्फ्लुएंस। किसी भी चाइल्ड विक्टिम को ये इन्फ्लुएंस करने की पोजीशन में होते हैं, एज इन यू कैन से पावर में होते हैं। जैसे अभी राइट नाउ आई एम इन द पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस बिफोर यू। आप सब स्टूडेंट्स हो, मैं आपका टीचर हूं, तो राइट नाउ आई एम इन पावर, आई एम इन पोजीशन, आई एम इन अथॉरिटी विच कैन इजिली इन्फ्लुएंस यू। तो ये जो आर्म्ड फोर्सेस के पर्सन्स हैं, इनका रेलेवेंस हमको पता लगता है एग्रावेशन में। एग्रावेशन में व्हाई? बिकॉज एग्रावेटेड जो क्राइम्स होते हैं, नॉर्मल क्राइम से वो एग्रावेटेड तभी बनते हैं जब वो किसी पर्सन इन पावर और पोजीशन और अथॉरिटी में कोई पर्सन जो है वो कमिट करता है, उनकी पनिशमेंट पार्ट भी ज्यादा होता है। सो एग्रावेशन में पनिशमेंट पार्ट विल ऑल्सो इंक्रीज, इनकी पनिशमेंट भी ज्यादा होगी, खास करके विद रिस्पेक्ट टू आर्म्ड फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस। व्हाई? बिकॉज दे आर इन द पोजीशन और पावर और अथॉरिटी। तो इनसे ये एक्सपेक्टेड नहीं होता कि ये दीज काइंड्स ऑफ लाइक सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल अब्यूज या सेक्सुअल हैरेसमेंट ऐसे एक्ट्स परफॉर्म करें। द मोमेंट दे विल डू, इनको हायर पनिशमेंट अवॉर्ड होगी दैन द पर्सन जो कि एक नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल अक्यूज्ड है। तो इसके लिए हमारे पास थोड़ी सी स्पेशल जो है प्रोविजंस हैं जो कि एग्रावेशन की तरफ हमको टिल्ट करती हैं। अब बाद में वो मिटिगेटिंग फैक्टर्स, अपना एग्रावेटिंग फैक्टर्स, वो सब प्रूव करना प्रोसिक्यूशन का काम है। लेकिन ऑन द पार्ट ऑफ लॉ
जो पॉक्सो है दैट इज स्ट्रिक्टर विद रिगार्ड टू दिस काइंड ऑफ पर्सन और पावर और पोजीशन में जो पर्सन है उनके लिए ये जो लॉ है ये काफ़ी स्ट्रिक्टर है। गुड इवनिंग, तुसी टाइम ते क्यों नहीं आंदे? सर मैं डीवीएस ते वेरिएबल लाइन से लिखता हूं। अच्छा अच्छा, मुझे आगे आ रहा है कि डीवीएस ते वेरिएबल लाइन का नाम से बात ठीक है। सो ठीक है, एग्रावेटेड दी रेलेवेंस इत्थे कि पनिशमेंट पार्ट इन्हां दा थोड़ा ज़्यादा हुंदा है एज कंपेयर टू द नॉर्मल अक्यूज्ड पर्सनस। नेक्स्ट इज 2D चाइल्ड means any person below the age of 18 years, below the age of 18 years। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਵੀਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਜੁਵੀਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਾਈਲਡ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ, ਲੈਸ ਦੈਨ 18 ਇਅਰਸ। ਉੱਥੇ ਜੁਵੀਨਾਈਲ ਵੀ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ, ਲੈਸ ਦੈਨ 18 ਇਅਰਸ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਪੋਕਸੋ 'ਚ ਵੀ ਚਾਈਲਡ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਿਲੋ 18 ਇਅਰਸ। जुविनाइल जस्टिस एक्ट में चाइल्ड कौन है, लेस दैन 18 इयर्स। और जुविनाइल कौन है, लेस दैन 18 इयर्स। ठीक है, की फर्क होता है जुविनाइल च और चाइल्ड च? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जुविनाइल एंड चाइल्ड? जुवेनाइल जी ते केस चलदा नो कोड बीएस के केस के नहीं, अगर कोई पर्सन लेस दैन 18 ईयर्स ऑफ एज है ना, ਉਹਨੂੰ ਐਸ ਪਰ ਜੁਵੀਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਈਲਡ ਇਨ ਕਨਫਲਿਕਟ ਵਿਦ ਲਾਅ। ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਉੱਥੇ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੁਵੀਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 'ਚ, ਚਾਈਲਡ ਇਨ ਕਨਫਲਿਕਟ ਵਿਦ ਲਾਅ। ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚਾਈਲਡ, ਲੇਕਿਨ ਜੁਵੀਨਾਈਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। जुविनाइल एंड चाइल्ड की डिफरेंस होता है। राइट नाउ तुहाडे सामने ये इशू है कि 2D जो कि पॉक्सो एक्ट के डिफाइंड है, दैट इज चाइल्ड की डेफिनेशन, इट इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स एनी पर्सन लेस दैन 18 ईयर्स। ये कौन है, चाइल्ड है। तो एनी पर्सन मतलब कौन, क्या गर्ल है? ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, इवन ट्रांसजेंडर भी हो सकता है। ये चाइल्ड क्यों, जेंडर न्यूट्रल। नाउ द क्वेश्चन इज ये जेड़ा 18 ईयर्स ऑफ एज है, डज इट अमाउंट टू फिजिकल एज? क्या असी इनू फिजिकल एज की तरह पढ़ांगे और विल वी इंटरप्रेट इट लाइक अ मेंटल एज ऑल्सो? कि लेट्स से कोई मान लो पर्सन है वो 30 ईयर्स का है लेकिन मेंटली वो 16 साल का ही है या 10 साल का ही है, क्या वो भी चाइल्ड की डेफिनेशन के अंडर आऊगा? अगर वो कोई सैक्शुअल अब्यूज़ या सैक्शुअल असॉल्ट कमिट होया है, सैक्शुअल हैरेसमेंट हुई है, क्या जो अक्यूज्ड है वो पॉक्सो के अंडर लाइबल किया जा सकता है? दिस इज द क्वेश्चन। whether this 18 years will it amount to only physical age or will it amount to mental age? कि मान लो there is a victim who is less than who is 30 years of age लेकिन मेंटली बायोलॉजिकली वो 30 ईयर्स का है, बायोलॉजिकली और यू कैन से फिजिकली ही इज 30 ईयर्स या लट से 40 साल का भी है, लेकिन मेंटली ही इज लेस देन 16 ईयर्स और लेट से 10 साल का है, 12 साल का है, लेस देन 18 ईयर्स है किसी भी तरीके ना। तो क्या असी इनू इंक्लूड करांगे अंडर द डेफिनेशन ऑफ द चाइल्ड? अगर ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई ऑफेंस कमिट हो गया, हाँ दसो। ये तो एज दे साथ स्ट्रिक्ट देखिए फिर तो नहीं होगा, ठीक है। पर मेंटली कोई मेंटल एज है, ठीक है। मेंटल एज का फिर रोल है वो कितने जाएगा? साउंड नहीं है, हाँ साउंड नहीं है। अगर मान लो तुसी इनू सैक्शन 63 BNS जो कि रेप डिफाइन करता है, अगर मान लो कोई 30 साल की लड़की है, शी इज़ अ फीमेल, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ अगर कोई रेप कमिट हो गया, ठीक है, तुसी ਇਹਨੂੰ सैक्शन 63 BNS ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, क्योंकि रेप की होता है सैक्शुअल इंटरकोर्स अगेंस्ट द कंसेंट ऑफ अ वुमन बाय अ मैन। अक्यूज्ड कौन होता रेप च? ऑलवेज अ मैन। विक्टिम कौन होती रेप च? ऑलवेज अ वुमन,
फीमेल। BNS डिफाइन करता है फीमेल मीनस एनी वूमन, वूमन ਨੂੰ डिफाइन करता है एनी फीमेल ऑफ एनी एज। BNS की डिफाइन करता है BNS सेज कि जेड़ा वूमन है ना, वूमन मीनस एनी फीमेल ऑफ एनी एज। BNS ये कहता है जेड़ा पहला ओल्ड IPC से। ते अगर मान लो ये जी वूमन है फीमेल है नैचुरली, 30 साल की है, 30 ईयर्स, ये अगर कोई सैक्शुअल असॉल्ट कमिट होता तो तुसी इहनूं सैक्शन 63 BNS या 375 IPC दे विच लाइबल कर सकते हो, बिकॉज ये डिफाइन की करता रेप। एंड रेप की होंदा सैक्शुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन ऑन वूमन। हुण ये तो नहीं लिखा कि जी वूमन है ये साउंड माइंड की होनी चाहिए, अनसाउंड माइंड की भी हो सकती है, लेकिन अक्यूज्ड कौन होएगा? ऑलवेज अ मैन। और मैन कौन होता है? मेल। लेट्स से अगर मैन है वो 30 ईयर्स का, लेकिन मैंटली वो बंदा 10 साल का, ਉਹਦੇ ਨਾਲ अगर कोई सैक्शुअल असॉल्ट कमिट होता है, ये कित्थे जाएगा मैटर? वेयर विल दिस मैटर गो? क्योंकि इनू आप रेप की कैटेगरी के विच फॉल नहीं करवा सकते, क्योंकि रेप की होंदा मैन का वूमन के नाल सैक्शुअल इंटरकोर्स करना। पर इत्थे मान लो किसी पर्सन ने मैन के नाल ही सैक्शुअल इंटरकोर्स कमिट करता, दैट इज नॉट रेप। ये सैक्शुअल असॉल्ट है एज पर पॉक्सो कि नहीं? दिस इज द क्वेश्चन। ये सारी गल्लां जिन्ने भी क्वेश्चन मैं तुहाडे सामने रेस कर रहा, ये सारिਆਂ का आंसर है एज। एज जी पॉक्सो एक्ट के डिफाइंड है दैट इज लैस दैन 18 ईयर्स, उन्होंने तुसी की समझोगे? विल इट ओनली बायोलॉजिकल एज और मेंटल एज? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ने यह इशू टेकअप किया इन द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ ईरा वर्सिस स्टेट NCT दिल्ली। उन्होंने सामने एक क्वेश्चन सीगा सुप्रीम कोर्ट के सामने 2017 सुप्रीम कोर्ट। आपको मैं दी PDF भी भेजी है हमने थोड़ी देर पहला मोबाइल। तो क्वेश्चन ये सी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि अगर ये लिखा हुआ है पॉक्सो के चाइल्ड इज एनी पर्सन हु इज लैस दैन 18 ईयर्स ऑफ एज, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन करके एज इन परपजिव इंटरप्रिटेशन करके इनू दैट इज वो पर्सन जिदी मोर दैन 18 ईयर्स ऑफ एज भी है, हु इज मोर दैन 18 ईयर्स ऑफ एज बट मैंटली इज लैस दैन 18 ईयर्स, क्या यह पर्सन भी इंक्लूड कर सकती है? दिस वॉज द क्वेश्चन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन दिस पर्टिकुलर केस। दसो क्या ऐसी वाइडेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन देना अलाउड है सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में? सेपरेट क्लास ट्रीट कर सकते सर ना? हाँ जी, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂਟਲੀ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜ ਮੈਂਟਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਲਾਸ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? हाँ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने उत्ते कोई फिर लॉ नहीं ना है राइट नाउ। ਜਿਹੜਾ प्रिवेलेंट एग्जिस्टिंग लॉ है ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰग ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਟਰਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੋਗੇ, ਲਿਟਰਲ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਵੇਂ ਪੜੋਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਮੈਂਟਲ ਪਰਸਨ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਏਗਾ। लेकिन अगर तुसी पर्पस देखो एक्ट का की है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एक्ट? टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन अगेंस्ट द सैक्शुअल असॉल्ट, सैक्शुअल हैरेसमेंट एंड सैक्शुअल अब्यूज। कल आप पढ़िया स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजनस, प्रीएम्बल भी पढ़िया, उत्थों ही पता लगता सानू पर्पस। क्या पर्पस नू इन्ना एक्सपैंड इन्ना वाइडन किया जा सकता है कि एक मैंटली रिटार्डेड पर्सन भी ये इंक्लूड किया जा सके? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ईरा वाली जजमेंट है, दिस वॉज द 2 जज बेंच डिसीजन है, ठीक है, और ये दोनों जजिस ने सैपरेट जजमेंट दी है। जजिस कौन है ये? ऑनरेबल मिस्टर दीपक मिश्रा जस्टिस एंड RF नारीमान जस्टिस। ऑनरेबल मिस्टर दीपक मिश्रा जस्टिस एंड ऑनरेबल मिस्टर RF नारीमान जस्टिस, दोनों ने क्या नो।
ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਡਡ ਪਰਸਨ ਇਨਕਲੂਡ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਪਸ ਆਫ ਦਾ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਡਡ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਪਰੇਟ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਸੈਕਸ਼ਨ 183 क्लॉज 6B ऑफ BNSS अर्लीयर ਸੀਗਾ 164 क्लॉज 5 जिस आप कन्फैशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं और अगर कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड मैंटली रिटार्डेड पर्सन की कर रहे हैं हु इज़ टैंपरेली और परमानेंटली डिसेबल्ड ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੂਲ 12 ਆਫ ਜੁਵੀਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰੂਲਸ ਆਏਗਾ, ਯੈਸ ਜੁਵੀਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਰੂਲਸ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਦਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਡਡ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਪਰਪਸ ਦੇਖਣਾ ਪੌਕਸੋ ਦਾ। ਪੌਕਸੋ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਲਡ, ਔਰ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ? ਐਨੀ ਪਰਸਨ ਬਿਲੋ ਦ 18 ਈਅਰਸ ਆਫ ਏਜ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਚਾਈਲਡ। ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਵਰਡ ਚਾਈਲਡ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਈਅਰ। ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਏਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋਗੇ? ਈਅਰਸ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਮੰਥਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਲੈਟਸ ਸੇ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਅਸੀਂ ਈਅਰਸ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਈਅਰ ਕਿੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ? ਅੰਡਰ ਦ ਜਨਰਲ ਕਲੌਜ਼ਸ ਐਕਟ। ਅਸੀਂ ਈਅਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਕਲੌਜ਼ਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਵਰਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਈਅਰ ਵਰਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਏਜ ਵਰਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਏਜ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਜ਼ ਇਨ ਰੈਕਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੈਕਨ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹੇ? ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਰੈਕਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਪੀਰੀਅਡ। ਰੈਕਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਕੈਲਕੂਲੇਟ, ਕਾਊਂਟ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਈਅਰਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਈਅਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਣਾ? ਜਨਰਲ ਕਲੌਜ਼ਸ ਐਕਟ 'ਚੋਂ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਡਡ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਵਰਡ ਚਾਈਲਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਲੋਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਡਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਈਅਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਈਅਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕਨਫਾਈਨਡ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਅਰਸ ਮੀਨਸ ਲੈਸ ਦੈਨ 18 ਈਅਰਸ। ਉਹਦੀ ਏਜ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ RF ਨਾਰੀਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਜਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਟੇਕ ਆਊਟ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਪਰਪਸਿਵ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ। तो ये सारी रीजनिंग्स हैं उन्होंने दी कोर्ट ने। ऑल दीज आर द स्पेशल रीजंस गिवन बाय द कोर्ट। मिल गया? इथों पढ़ते हैं द पर्पसिव इंटरप्रिटेशन, है ना? मिल गया? The purposive interpretation is an important tool of statutory interpretation. There is a difference between legislative intent and the purpose or the object of legislation. दो गल्लां च डिफरेंस होंदा है। एक तो legislature दी intent means की intention, और दूसरा purpose और object of the act। purpose और object of the act तुहानूं कित्थों पता लगदा है? preamble तो। intent कित्थों पता लगदा है? उतों तो purpose पता लग गया। intention कित्थों पता लगेगी? मान लो किसी परसन की मर्डर करने की इंटेंशन सीगी, कोर्ट ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਮਰਡਰ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗੀ? ਕੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਲਪੇਬਲ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗੀ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਪਨਿਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਪਾਰਟ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਫੈਂਸ ਦੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਫਰੋਮ देयर ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਦਰ ਦ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਐਕਟ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਜਰਾ। There is a difference between legislative intent and the purpose or object of the legislation. While the object of the legislation is to provide remedy for the malady मतलब problem, object की होता है is to provide the remedy for the malady. The legislative intent, हुन देखना intent कित्थों पता लगती है? Relates to the meaning from the exposition of the remedy as enacted. Remedy की दित्ती, punishment की दित्ती, उत्थों पता लगती है intention की है legislature की। grave की है punishment part है, किन्ना? मिनिमम 20 साल की सज़ा मिलनी है।
और मैक्सिमम कितनी लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ भी। एक किदे वाल क्लीयरली पॉइंट आउट करती पई है, वो परसन जिहड़ा बायोलॉजिकली फिजिकली लैस दैन 18 है, या वो परसन जिहड़ा कि मैंटली रिटार्डेड है, बायोलॉजिकली तो 30-35 साल का है लेकिन मैंटली वो 10-12 साल का है। किदे वाल पॉइंट आउट कर रही है, फिजिकली बायोलॉजिकली। आगे देखो, for determining the purpose of legislation it is permissible to look into the circumstances which were prevalent at that time when the law was enacted and which necessitated the passing of that enactment and for the limited purpose of appreciating the background and the antecedent factual matrix leading to the legislation। means background तुसी देखना उस टाइम ते किहड़े prevalent हालात सीगे कि सानू लोड़ पै गई नवा लॉ लैके आउण दी। It is open to the court to look into the statement of objects and reasons of the bill। वही कल आपां रीड कीते, which accentuated the statement to provide a remedy for the existing malady। malady मतलब problem। where purposive construction is conceived। हुण क्या देखो, तुसी मान लो सपोज तुसी सुप्रीम कोर्ट दे जज हो, क्या तुसी purposive interpretation करके इन्ना वाइडन पर्पस लै जाओगे एक्ट का कि तुसी इहदे च ਉਹ ਪਰਸਨਸ भी इंक्लूड कर लो ਜਿਹੜੇ बायोलॉजिकली तो मोर दैन 18 ईयर है लेकिन मैंटली दे आर लैस दैन 18 ईयर। कर सकते हो नो डाउट, बट वो किदे अंडर चाहोगा परपसिव इंटरप्रिटेशन दे। लेकिन परपसिव इंटरप्रिटेशन की भी कुछ सर्टन बाउंड्री लाइन है, कोई बॉर्डर लाइन है, तुसी उन्होंने क्रॉस नहीं कर सकते। द मोमेंट तुसी उन्होंने क्रॉस किया तो दैट मीनस तुसी की अज्यूम करते पे हो अपने आप को लैजिसलेचर, तुसी अपने आप को पार्लीमेंट समझते पे हो। एक्चुअली तो पार्लीमेंट का काम होंदा लॉ बनाना, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा परपसिव इंटरप्रिटेशन दे विच जाके वो मैटर भी इंक्लूड करता पाया जिहड़े कि लैजिसलेचर ऑट टू हैव प्रोवाइडेड, जिहड़े उन्होंने प्रोवाइड करने चाहिए सीगे, दैन सुप्रीम कोर्ट इज अज्यूमिंग द फंक्शन ऑफ द लैजिसलेचर विच इज अगेंस्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ सैपरेशन ऑफ पावर। यही पढ़िया आप कॉन्स्टिट्यूशन च भी। Where purposive construction is conceived or the said principle is sought to be applied, the context becomes an important and influential aspect, and when one tries to understand the legislative intention, the meaning from the exposition of the purpose or the effort to have the remedy through the enactment has to be oppositely perceived। मतलब तुसी remedy देखोगे intention नू जानन दे वास्ते। Further, when two constructions are reasonably possible, केड़ी two constructions? हाँ नैचुरली परपसिव दे विच तुसी मैंटली रिटार्डेड पर्सन ਨੂੰ ਵੀ इंक्लूड करोगे और लिटरल दे विच ओनली फिजिकली जिन्ना लैस दैन 18 ईयर्स का पर्सन है ਉਹਨੂੰ इंक्लूड करोगे। ये दो इंटरप्रिटेशन है तो तुसी किन्नू फेवर करोगे ज़्यादा? परपसिव इंटरप्रिटेशन ਨੂੰ कदों फेवर करोगे, कदों अडॉप्ट करोगे? ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ नैचुरली। हुण ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ क्लीयर है बिल्कुल, अगे देखना। Further, when two constructions are reasonably possible, preference should go to one which helps to carry out the benefit purpose of the act। जो purpose ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹ इंटरप्रिटेशन देनी है in the line of the purpose of the act। ठीक है, not literal interpretation। literal ਤਾਂ दोगे ही दोगे, लेकिन मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि literal interpretation ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ injustice ਹੋ ਸਕਦਾ है, then you will certainly go for purposive interpretation। लेकिन not इन्नी की ज़्यादा purposive interpretation दे देना कि तुसी जो काम legislature दा वो भी तुसी करो। ये particularly गल अगे RF नारीमान जस्टिस कहोगे। And that apart the said interpretation should not unduly expand the scope of a provision। ज़्यादा नहीं तुसी expand करना। Thus the court has to be careful and cautious while adopting an alternative reasonable interpretation। The acceptability of the alternative reasonable construction should be within the permissible ambit of the act। जो ambit है act का तुसी उत्थे तक इसी चार walls दे विच रह के purposive interpretation दो, इस तो बाहर ना expand करो। no doubt तुहाडे कोल power है purposive interpretation दी। अगे RF नारीमान इन्हों कहोगे तुहाडी लक्ष्मण रेखा है, इन्हों नहीं तुसी क्रॉस कर सकते। उन्होंने पर्टिकुलर ये वर्ड भी यूज किया, अगे वही तुहानू रीड करवाऊंगा। टू इलैबोरेट इंट्रोडक्शन ऑफ थ्योरी ऑफ बैलेंस कैन नॉट बी ऑफ अ थिन एयर। आ काफ़ी वैसे हुआ है, डिफिकल्ट लाइन है, ये रहन दो, एक्सक्लूड भी कर दो, नो डोंट वरी। कैन नॉट बी ऑन अ थिन एयर एंड इन एनी केस द कोर्ट्स bent with the idea to engulf a concept within the statutory parameters should not pave the path of expansion that the provision by no stretch of examination envisages। मतलब ज़्यादा नहीं तुसी बेसिकली एक्सपैंड करना। परपस देखो एक्ट का की है, परपस ऑफ द एक्ट ये है कि तुसी मैंटली रिटार्डेड परसनस को इंक्लूड करो या तुसी चाइल्ड को प्रोटैक्ट करना, चाइल्ड को प्रोटैक्ट करना। उसी के रिगार्डिंग साडे कोल प्रोविजनस है, उसी के रिगार्डिंग पनिशमेंट्स दित्तियां गई है। वड्डे परसनस जिहड़े अनसाउंड माइंड दे हैं उन्हां वास्ते अलग अलग प्रोविजनस है,
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट च भी है, मैंटल हैल्थ केयर एक्ट च भी है, आईपीसी च भी है, सीआरपीसी च भी है। पर्टिकुलरली प्रोविजनस दिते हुए हैं उस कि तुसी विटनेसेस अगर कोई अनसाउंड माइंड का है या फिर विक्टिम अगर अनसाउंड माइंड का है वो स्टेटमेंट किस तरह रिकॉर्ड करनी है। वैरी वैल देयर इज अ सैटल्ड लॉ ऑन दिस, बट ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਗਲਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, तो दैट मीन्स व्हाट यू आर एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ द प्रोविजन विच इज़ नॉट अलाउड। तो फिर ਤੁਸੀਂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। कीपिंग इन व्यू द अफोरसेड पैरामीटर्स, मिल गया, टिक किया है मैं। कीपिंग इन व्यू द अफोरसेड पैरामीटर्स, नाउ to the issue as to whether the content and the context of POCSO would allow space for interpretation that has been canvassed by the learned counsel for the appellant, which has also supported by the state. The POCSO Act comprehensively deals with various facets that are likely to offend the physical identity, mental condition of a child. तो ਜਿਹੜਾ ਪੌਕਸੋ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਮੈਲਡੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆਫ ਦ ਚਾਈਲਡ, ਦੂਸਰਾ ਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਚਾਈਲਡ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਚਾਈਲਡ, ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਡਲਟ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਈਲਡ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 18 ਈਅਰਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪੌਕਸੋ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ, लेकिन जी चाइल्ड की मैंटल कंडीशन है वो भी ये इंकलूड आप कर देंगे, लेकिन अडल्ट की नहीं आप कर सकते। अगे देखना, द लेजिस्लेचर हैज़ डेल्ट विद सैक्शुअल असॉल्ट, सैक्शुअल हैरेसमेंट एंड अब्यूज विद ड्यू रिगार्ड टू सेफगार्ड द इंटरस्ट एंड वेलबींग ऑफ द चिल्ड्रन एट एवरी स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग इन एन एक्सट्रीमली डिटेल्ड मैनर। कल भी मैं तुहानूं दस्सिया सी, इन्वेस्टिगेशन स्टेज से भी, इंक्वायरी स्टेज से भी और ट्रायल स्टेज से भी आप ईच एंड एवरी स्टेज पर चाइल्ड का बेस्ट इंटरस्ट देखना, ना कि अडल्ट का देखना। करण मैं PDF भेजी, आप रीड कर रहे हैं, नाले टाइम पे आया करो प्लीज। ये तो कल भी क्या सी, ठीक है सर। द प्रोसीजर इज चाइल्ड फ्रेंडली एंड द एटमोसफियर एज कमांडेड बाय द प्रोविजन ऑफ पॉक्सो हैज टू बी कंजीनियल। Just a second. अंकल रोला ना पाओ प्लीज, बाहर जाके गल करा करो, ठीक है। The protection of dignity of child is the spine of legislation. The ultimate purpose की है पॉक्सो का, protection of the child. It also lays stress on the mental physical disadvantage of the child. Child the mental, child the physical disadvantage की गल करेगा पॉक्सो, ना कि किसी adult दी। It takes note of mental disability. The legislature in its wisdom has stipulated a definition of the child. मतलब legislature ने बड़ी सोच विचार करके child की definition incorporate की थी। तो ये सारे भी आप किते पढ़ रहे हैं ऑनरेबल मिस्टर दीपक मिश्रा जस्टिस दे, ठीक है। आगे देखो, in this regard it is worthy to note, मिल गया। In this regard, it is worthy to note that the legislature, despite having the intent in its statement of objects and reasons and the long preamble to the POCSO, has thought it wise to define the term age, which does not only mention a child but adds the word below the age of 18 years. आ गई वही गल कि खाली उन्होंने एज नहीं डिफाइन की, रादर ये भी लिखा हुआ है एज की नहीं, less than 18 years, below the age of 18 years। और ईयर्स की डेफिनेशन तुम कितों पिक करोगे, जनरल क्लॉजेज एक्ट चो। Had the word child alone been mentioned, जे कला वर्ड चाइल्ड लिखा होंदा, less than 18 years या below 18 years ना लिखा होंदा, तां तुसी mentally retarded ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ person ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। बट क्योंकि उन्होंने particularly लिख दिता है कि below the age of 18 years, that means only physical biological age of 18 years ही तुसी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ शामिल करनी है। वो person इंक्लूड करना ਜਿਹੜਾ 30-40 साल ਦਾ है लेकिन ਉਹਦੀ mental condition 10-12 साल ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਰਗੀ। तो he is not under POCSO, वो other laws ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲਟ है, CRPC च डेल्ट है, वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट दे विच हैगा। पॉक्सो का स्कोप इन्ना वाइड नहीं हैगा क्योंकि एक पर्टिकुलर क्लास के वास्ते लॉ हैगा, और वो किहड़ी क्लास है, चाइल्ड, चिल्ड्रन।
Had the word child alone been mentioned in the act, the scope of interpretation by the courts could have been in a different realm and the court might have deliberated on a larger canvas. It is not so. वही सारी गल्लां आ जानियां सीगियां, लेकिन ऐसा हले तक एज ऑफ नाउ नहीं। ठीक है, तो बड़ा स्पेसिफिक है, एक्सपेंस ਇਹਦਾ काफ़ी घट कर दिता गया, स्कोप बड़ा लिमिटेड कर दिता गया कि ओनली चाइल्ड हु इज़ बिलो द 18 ईयर्स ऑफ एज ਇਹਨੂੰ ही तुसीं इंक्लूड करना है, नॉट दैट परसन जो कि 30-40 साल ਦਾ ਜਾਂ अबव 18 ईयर्स ऑफ एज है लेकिन मैंटली वो लैस दैन 18 ईयर्स ऑफ एज है, उन्होंने नहीं तुसीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इंक्लूड कर सकते। सारा पढ़ीदा ਹੁੰਦਾ है, स्टैच्यूट शुड बी रेड एज अ होल, पूरा पढ़ना तुसीं। तो जो पूरा पढ़ोगे तो तुहानूं ये भी पता लगेगा, एक प्रोविजन है आगे आएगा उसका रेफरेंस भी, देयर इज सेक्शन 5 क्लॉज के पॉक्सो का, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸੇਬਲਡ ਪਰਸਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਰੀਮਨ ਜਸਟਿਸ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਨਲੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂਗੇ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਡਡ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਪਰੇਟ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। तो दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस इंटरप्रिटेशन कितने जा रही है, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस के बाद। ठीक है, अगे देखो इत्थे आओ सीधा, द सिचुएशन कैन बी व्यूड फ्रॉम अनदर एस्पेक्ट, लास्ट दे विच है मतलब मिडल ऑफ द पेज। द सिचुएशन कैन बी व्यूड फ्रॉम अनदर एस्पेक्ट, द पॉक्सो हैज आइडेंटिफाइड माइनर्स एंड प्रोटेक्टेड दैम बाय प्रिस्क्राइबिंग द स्टैट्यूटरी एज विच हैज नैक्सस विद द लीगल एलिजिबिलिटी टू गिव कंसेंट। देखो एक नवा इंटरप्रिटेशन दे रही है, नैक्सस का मतलब की होंदा है, नैक्सस का मतलब रीजनेबल क्लासिफिकेशन की डॉक्ट्रिन नहीं रिवाइज की, मैं नहीं समझ आ रहा रिवाइज क्यों नहीं करते पे तुसी, इन्ना टाइम होंदा है तुहाडे कोल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नैक्सस, ये दसोगे तां मैं अगे रीड करूंगा। नैक्सस सर वो कहते हैं गठजोड़ की टाइप होंदी है, इंग्लिश की कहांगे उन्होंने। ऑनलाइन स्टूडेंट्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नैक्सस, बट आंसर सही था, हाँ ठीक दिता पंजाबी च, बट इंग्लिश आप लिखनी है ना एग्जाम च। रीजनेबल क्लासिफिकेशन की डॉक्ट्रिन की कहती सी, कहते ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, हाँ जो पर्टिकुलर क्लास है ਉਹਦਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈਗਾ ਵਿਦ ਦ ਪਰਪਸ ਆਫ ਦ ਲਾਅ। ਤੇ ਨੈਕਸਸ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਇਹੀ ਸੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਕਲਾਸੀਫਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੀਬਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਨੈਕਸਸ, ਨੈਕਸਸ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਕਸਸ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੈ नो बलकरण सर ग्रुप मीन्स ना, ग्रुप नहीं है दा मीनिंग, ਨੈਕਸਸ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, कनेक्शन लिंक। ਲਿੰਕ। वेरी गुड, तो तुसी रिवाइज कर रहे हो मतलब टुगेदर वर्क फॉर वन मोटिव, यस वही कनेक्शन हो गया ना, कड़ी नाल कड़ी, ਕੜੀ ਨਾ ਕੜੀ ਜੋੜ, रिवाइज करा करो थोड़ा है ना। तो पॉक्सो ने एज किस तरह डिफाइन की है कि ਇਹਦਾ ਨੈਕਸਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾਲ। क्या एक पर्सन जो कि चाइल्ड है हु इज लैस दैन 18 ईयर्स ऑफ एज वो कंसेंट दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, लेकिन वो कंसेंट इममटीरियल होंगी है, बोथ इन द सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। ठीक है ना, सिविल लॉ च क्यों, क्योंकि मान लो कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर है तो लैस दैन 18 ईयर्स ऑफ पर्सन ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकता, TPH पढ़ाया होना सर ने। तो क्रिमिनल लॉ च तो नैचुरली ऑफेंस ऑफ रेप है, अगर मान लो किसी चाइल्ड के नाल हो गया डायरेक्टली पॉक्सो एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि चाइल्ड कंसेंट ऑफ द चाइल्ड इज नॉट मटीरियल। ਮਾਈਨਰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਨਾ, देखना तुसी TPH देखना ध्यान। चलो आगे देखते हैं। Parliament has felt it appropriate that the definition of the term age by the chronological age, chronological age मतलब numerical figures दी केड़ी दित्ती है वो 18 साल, or the biological age to be safest yardstick than referring to a person having mental retardation। एक mentally retarded person नालों वो person जिहदी age इत्थे chronologically numerically defined है, that is better approach, वो ज़्यादा पर्पस के नाल इन लाइन विद जा रही, कोर्ट ये कहना चाह रही है। इट मे बी ड्यू टू द फैक्ट दैट द स्टैंडर्ड ऑफ मेंटल रिटार्डेशन आर डिफरेंट एंड दे रिक्वायर टू बी डिटरमिंड बाय एन एक्सपर्ट बॉडी। नैचुरली हुण एक पर्सन बहुत ज़्यादा अनसाउंड है, एक पर्सन थोड़ा घट अनसाउंड है, एक पर्सन जो परमानेंटली डिसेबल्ड है, परमानेंटली मैंटली खराब है, और एक पर्सन जो फॉर द टाइमिंग इंटरवल्स के विच पागल हो जाता है, अनसाउंड हो जाता है। तो मैंटल रिटार्डेशन वेरी करती है,
एज 18 साल ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ, ਸਭ ਦੀ ਕਾਮਨ ਰਹੂਗੀ। ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋ ਜਾਣੇ ਖੜਿਆ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਬੋਥ ਵਿਲ ਬੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਐਜ਼ 18 ਈਅਰਸ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਡਡ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਇਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਵਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਡਡ, ਔਰ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਡਡ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਪਰੇਟ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁਵੀਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। तो ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲॉस, ਪੌਕਸੋ ਵੀ ਔਰ ਜੁਵੀਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਵੀ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ ਪੌਕਸੋ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੌਕਸੋ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਪੌਕਸੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਜੁਵੀਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਐਂਡ ਬੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ, ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਵੈਕੈਂਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਈ ਜੂਨ ਤੱਕ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਲੋਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਆਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਚ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਲਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪੋਕਸੋ, ਹੈ ਨਾ। ਜੁਵੀਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਆਨਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਰੇਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਰੇਪ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦੂਗਾ ਪੋਕਸੋ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪੋਕਸੋ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੈਕਸ਼ਨ 63, 64 ਆਈਪੀਸੀ BNS ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। 375, 76 ਆਈਪੀਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਾਰਕਸ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਲ ਜੂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਐਸੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਲਾਅ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਅਟੈਂਡ ਦ ਕਲਾਸਿਸ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ DV ਐਕਟ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 'ਚ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਯੂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਵੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਲਾਅ ਦਾ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ DV ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲੋਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਕਲਾਸ 'ਤੇ, ਰਜਨੀਸ਼ ਵਰਸਿਸ ਨੇਹਾ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੋਣੀ ਹਿੰਦੂ ਲਾਅ 'ਚ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤੇ ਹੈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਰਜਨੀਸ਼ ਵਰਸਿਸ ਨੇਹਾ, ਉਹ ਲੈਂਡਮਾर्क जजमेंट है मेंटेनेंस पे। तो ऐसी कोई लैंडमार्क जजमेंट्स अपना निकाल के रखा करो। मेंटेनेंस के उत्ते कोई बुक के पर्टिकुलरली नहीं दिता होया, इक्को ही पासे मटीरियल, इक्को ही चैप्टर के मटीरियल नहीं गिवन बुक्स के विच। अगर तुहाडे कोल जजमेंट है तो बस तुसीं सिर्फ जजमेंट ही पढ़नी है, तुहाडा मेंटेनेंस का टॉपिक ऑटोमैटिकली क्लीयर। वो मेंटेनेंस हिंदू लॉ की भी प्रोवाइड करता जजमेंट, रजनेश वर्सिस नेहा मुस्लिम लॉ की भी प्रोवाइड करता मेंटेनेंस, सारे वो डिटेल्ड प्रोविजनस। प्लस मुस्लिम लॉ की मेंटेनेंस की होर भी है, जिवें वो होगी शाह बानो तुहाडी डैनियल लतीफी हो गई, है ना, वो मैं करवाइया सी। तो कुछ एक लैंडमार्क जजमेंट्स कट के रखनिया चाहिए स्टूडेंट्स के कोल। बुक्स हर जगह नहीं काम आती, जजमेंट्स पढ़ो। कोई न्यू सिचुएशन आ गई, जजिस किवें उहनूं देखदे वो तुहानूं पता होवे, तो जजमेंट्स तो ही पता लगता है। सानू भी तो जजमेंट्स तो ही पता लगता है, टीचर्स नूं भी, कि किहड़ा जज ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच है, किहड़े जज की थोड़ी ऑर्थोडॉक्स अप्रोच है, पिछड़ी हुई सोच है। सानू कितों पता लगेगा, असीं मिले थोड़ी हैं जजिस के नाल, उन्होंने जजमेंट्स तो पता लगता है कि किस तरह उन्होंने इंटरप्रिटेशन दी। हुण नारीमान जस्टिस का काफ़ी पॉजिटिव व्यू पॉइंट है, नो डाउट दीपक मिश्रा जस्टिस का भी है, लेकिन उन्होंने रीजनिंग मैनू काफ़ी अच्छी लगी नारीमान जस्टिस की, तो अलग अलग है। हुण इंदू मल्होत्रा जस्टिस ने रजनेश वर्सिस नेहा दी सी, तो तुहानूं पता लगेगा कि इंदू मल्होत्रा जस्टिस का कितना पॉजिटिव अप्रोच है, DY चंद्रचूड़ जस्टिस का कितना पॉजिटिव अप्रोच है, जस्टिस KS पुट्टा स्वामी मैं तुहानूं लिखवाया भी सीगा, है ना, डिक्टेट भी किया सी शायद क्लास पे, कि फीमेल जिहड़ी है वो इम्प्योर नहीं है, क्योंकि शी हैज़ अ कैपेसिटी बायोलॉजिकली शी इज़ गिफ्टिड कि वो बर्थ दे सकती किसी चाइल्ड नूं। कित्थों पता लगेगी सानूं ये गल्लां? जजमेंट्स तो। सुप्रीम कोर्ट तो वड्डा उत्तर कोई भी नहीं है, मैं अगेन गल रिपीट की। बुक्स के उत्ते ना ज़्यादा ध्यान दो, जिहड़ी क्लास के लैंडमार्क जजमेंट्स है उसका प्रिंट निकाल के पढ़ो, वो अपने पॉइंट्स कॉपी के लिखो। यू विल गैट मच मोर मार्क्स दैन दोज पीपल जिहड़े बुक्स के उत्ते रिलाई करते हैं। सीरियसली, खास करके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये बुक्स तो चलते ही नहीं है, तो जजमेंट्स के उत्ते चलते हैं तीनों स्टेट्स। दिल्ली तो पर्टिकुलरली 200 मार्क्स का पेपर आंदा, 180 मार्क्स जजमेंट्स के विचों आंदे, 180 मार्क्स का पेपर जजमेंट्स, रीसेंट जजमेंट्स हो भी। क्रिमिनल लॉ का पेपर है, जो जजमेंट ना है, जो कदा रिव्यू है वो भी कर सकते हैं, तो रिव्यू भी तो जजमेंट ही आंसर होना नहीं। जिवें कदा कई बार वो कहंदे हुंदे कि जिद्दां ना एक बार पिछे जो है सी सब क्लासिफिकेशन ते आई सी थोड़ी जिन्होंने हाँ। ते
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲਾਅ ਲਿਖੋ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਈ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵਰਸਸ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਬ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ SC ST ਕੈਟਾਗਰੀ, ਸੌਰੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟ ਲਾਅ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਔਰ JN ਪਾਂਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2023 ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਬੁੱਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦੋਗੇ ਕਿਆ ਬੁੱਕਸ? ਨਹੀਂ, ਜਜਮੈਂਟਸ ਨਿਕਾਲੋ। बुक तो जस्ट ये है तुहानू आइडिया देंदी, एग्जाम्पल देंदी है कि ये अगर मैटर कंटेंट घट लग रहा है जिहड़ा सर ने कराया, हाँ मैनू थोड़ा घट लग्या, मैं बुक दे विचों होर प्लस कर लवां, दैट्स इट। बुक का सिर्फ इन्ना काम है। लेकिन अपडेट जिहड़ा होना है वो तुहानू जजमेंट्स ही करोगी। न्यूज़पेपर पढ़ो इंडियन एक्सप्रैस, इस किन्ने आर्टिकल्स आते हैं जिहड़े लॉ दे, ये बेस्ट न्यूज़पेपर मनिया जाता जुडिशरी एस्पिरेंट्स वास्ते। दिस इज द बेस्ट न्यूज़पेपर। ट्रिब्यून भी नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स भी नहीं, इंडियन एक्सप्रैस। कोर्ट च जाके देखियो, पढ़ियो कभी इंडियन एक्सप्रैस, ਉਹਦਾ मिडल पेज एडिटोरियल सैक्शन कभी पढ़ना। रीसेंट जो चलता आ रहा ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगूगा। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं BNSS पढ़ाना अगे, न्यू CRPC, ਅੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ मैं इंडियन एक्सप्रैस के आर्टिकल्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਪੀ ਐਜ਼ ਇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਂਗਾ, क्योंकि उधर तो कोई लॉ है ही नहीं। जजेस के आर्टिकल्स आ रहे हैं, नैचुरली फिर मैं वो कराऊंगा। कोई जजमेंट आई नहीं रिमांड के उत्ते, हुण सारा उन्होंने 167 बदलता, 167 CRPC का पुलिस रिमांड, जुडिशियल रिमांड सारा बदलता उन्होंने। हुण मैं तो नवे लॉ और पुराने लॉ दोनों करवाऊंगा। वॉट इफ अगर तुहानू कंपैरिजन आ जाए दोनों च, कि डू द कंपैरिजन बिटवीन ओल्ड सेक्शन 167 CRPC एंड न्यू 187 है BNSS, करो कंपैरिजन, कितों करो? हाँ नहीं, पहले 40 दिनों के 15 दिन पहले ही मिलूगा पुलिस कस्टडी। तो ये कितों पता लगियां गल्लां जजमेंट्स च। और जजमेंट मैं तुहानू नॉर्मली भी क्लास से दसदा रहना किवें पढ़नी है। पहला फैक्ट्स देखो, आर्गूमेंट्स छोड़ दो वकीलों के, लास्ट च आ जाओ जजमेंट के, उत्थे एनालिसिस पार्ट देखो। मेन्स इदा क्लीयर होंदा, प्री क्लीयर होना बेयर एक्ट के नाल। और जिहड़ा क्लास आप रिवाइज करा रहे हैं इसका ओवरव्यू, क्योंकि प्री च तो तुसीं ऑप्शन ही मार्क करने हैं, एक्सप्लेन तो कर नहीं सकते कि हाँ ऑप्शन ए क्यों किया, ऑप्शन डी क्यों किया, ऑप्शन बी क्यों किया, मार्क ही करना है बस। तो ये तुहानू ब्रॉड आइडिया होना चाहिए। हाँ प्री नहीं तुसीं कोई भी बुक रैफर कर सकते हो, लेकिन मेन्स लिए स्ट्रिक्टली मैं कह रहा जजमेंट जब तक नहीं पढ़ोगे, नोट्स तो पढ़ने ही पढ़ने, वो तो पढ़ोगे ही तुसीं। एक पॉइंट पे आके नोट्स थोड़े मैंटली हो जाने चाहिए रिवाइज, मल्टीपल टाइम रिविजन्स। उस तो बाद एड ऑन की करना जजमेंट्स। रीसेंट लास्ट ईयर का पेपर उठा के देख लो, DGS का, दिल्ली जुडिशरी का, क्रिमिनल लॉ का, सिर्फ 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 नहीं 15 मार्क्स का क्वेश्चन डायरैक्ट आए है बस। और पता किहड़े क्वेश्चन सी, व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ इनक्वेस्ट रिपोर्ट, सीधा क्वेश्चन। तुसी एक्सपैक्ट करते हो कि पंजाब और हरियाणा का पेपर उठा के देख लो, हरियाणा का लास्ट जिहड़ा होया, पहला क्वेश्चन ही की सीगा, विनीता शर्मा, राकेश शर्मा, कराई होनी सर ने हिंदू सक्सैशन एक्ट जजमेंट। तो जब तक तुसी पढ़ोगे नहीं जजमेंट, उहदे विचों पॉइंट्स नहीं अपने छांटोगे। हुण विनीता शर्मा, राकेश शर्मा 5 इशूज़ नूं आंसर करदा, एक इशू नूं नहीं आंसर करदा, 5 इशूज़ नूं आंसर करदा। नो डाउट एक तो लैंडमार्क करता ही करता कि वूमैन को तुसी को पार्टनर बनाता, नो डाउट वो तो करूगा ही करूगा। फिर वो डेट, असी किस डेट तो को पार्टनर बनाया, वो भी आंसर करता है। पायस ऑब्लीगेशन सन दा रिमूव हो गया, वो भी आंसर करता है। 2 गल्लां होर आंसर करता है, रेट्रोस्पैक्टिविटी एंड प्रोस्पैक्टिविटी, उन्होंने न्यू वर्ड दिता रेट्रोएक्टिव, ये भी आंसर करता है। 5 गल्लां नूं आंसर करता है वो केस। तो ये जब तक निकाल के खुद पढ़ोगे नहीं, किवें पता लगेगा तुहानूं एक्चुअली है कि इन्होंने तो बुक्स नहीं लिखा होया कुछ भी। सीरियसली तो निकालिया करो जजमेंट्स, पढ़िया करो थोड़िया जी। हुण जस्टिस KS पुट्टा स्वामी पढ़न वाली जजमेंट है, सबरीमाला वाली जजमेंट पढ़न वाली जजमेंट है, इंदू मल्होत्रा जस्टिस की खास करके उन्होंने डिसेंटिंग ओपीनियन, हाँ वो ही सीगा, वूमैन इज़ नॉट इंप्योर, उन्होंने तुसी टैंपल दे विच एक्सैस दिओ, है ना, यही सी ना। हाँ ये पढ़न वाली जजमेंट्स है। इधरों तुहाडी IRB ते हो गई, नीलू कोहली, नवीन कोहली, पढ़न वाली जजमेंट है।
ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਸਸ ਹਰਵੀਨ ਕੌਰ डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट पढ़न ਲਈ जजमेंट है। निकालो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ और पढ़ो, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਿਕਾਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਨਸਰ 'ਚ ਲਿਖੋ, ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਮੇਨਸ ਕਲੀਅਰ। और इंटरव्यू पहला मेंस क्लीयर करो, फिर इंटरव्यू की टैक्ट तुहानू दसूंगा। ठीक है कोई भी जुडिशरी होवे, दिल्ली जुडिशरी दे विच मैं दिता सीगा 1.5 पेज का नहीं, पौने पेज का सीगा क्वेश्चन ही, पौने पेज के फैक्ट्स ही सीगे, मतलब मोर दैन हाफ। सवा कहने उन्होंने पौने कवांगे, पौने कवांगे हाँ। तो और आंसर उहदा कितना सीगा, मैं लिख के आया अद्धे पेज का, दैट्स इट, 20 मार्क्स का सी। फिर मैं RTI ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਾਇਆ पेपर अपना, ਹੁਣ ਤਾਂ पता नहीं वो कितने गया, दैट इज़ काफ़ी पुरानी गल है। तो अद्धे पेज का, और कोर्ट ने मैंने दिल्ली हाई कोर्ट ने पेपर चेक किया सीगा, मैंने 15 मार्क्स दिते 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। क्वालिटी ऑफ द आंसर मैटर करती है, लेंथ नहीं मैटर करती। ठीक है, शॉर्ट आंसर्स लिखो, क्रिस्प लिखो, और वो किवें लिखोगे जब तुहानू प्रॉपरली लॉ पता होएगा। लॉ कितों पता लगेगा तुहानू, जजमेंट्स के विचों। तां मैं तुहानू भेजना जजमेंट्स जो मैनू अच्छियां लगदियां। ठीक है, लेकिन इसके उत्ते तुसीं खुद भी अपना बहुत बिल्डअप करना। हुण स्ट्रेट वे मैं अगर चाहता तुहानू डायरैक्टली भी कह सकता सीगा कि हाँ चाइल्ड दे विच ओनली बायोलॉजिकल चाइल्ड इंक्लूड करांगे, आपां मैंटली रिटार्डेड पर्सन नहीं करांगे। वाई आई एम मेकिंग यू रीड द रीजनिंग, रीजनिंग क्यों तुहानू मैं एक्सप्लेन कर रहा, रीजनिंग क्यों रीड करवा रहा, तुहानू पता लगे कि जजिस किस तरह सोचते हैं। मेरा काम तो बड़ा सौखा हो जाना, मैं तो फिर एवं 3-4 दिनों के पॉक्सो कंप्लीट। मैं तो कहना सी ठीक है समझ आ गया, लिखो डिक्टेशन लिखो इस तरह नहीं मैं करना, ताकि तुहानू पता लगे कि जजिस किस तरह सोचते हैं। चलो बहुत गल्लां हो गई, लेकिन कोई काम दी गल्लां सी, है ना। हाँ, द डिग्री इज ऑल्सो डिफरेंट। Parliament as it seems has not included mental age, clearly कह रहे कोट, it is within the domain of the legislative wisdom। एज नू डिफाइन करना किहदे हक दे विच है, लेजिस्लेचर दे, पार्लीमेंट दे। बी इट नोटेड, नोट करने वाली गल है, अ प्रोसीजर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एज हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर रूल 12 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट रूल्स 2000, लेकिन हुण है ओमिट हो चुके हैं रूल्स। हुण सैक्शन 94 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अकॉर्डिंग एज डिटरमिन की जाती है। ठीक है, पहला चाइल्ड का वो लिता जाता है स्कूल सर्टिफिकेट या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, अगर वो नहीं हैगा तो फिर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट म्यूनसिपैलिटी चो या पंचायत चो, अगर वो भी नहीं हैगा फिर कमेटी या बोर्ड डिसाइड करता है ऑसिफिकेशन टेस्ट, मैडिकल टेस्ट। ऑसिफिकेशन टेस्ट की होंदा, बोन डेंसिटी टेस्ट, क्योंकि विद एज तुहाडी बोन की डेंसिटी उहदे विचों कैल्शियम घटदा जांदा है ते तुहाडी बोन्स वीक होना स्टार्ट हो जाती है, उत्थों पता लग जाता है कि हाँ बच्चा कितनी एज का। क्यों पता करना है? क्योंकि वही तो विक्टिम है, ਉਹਦੇ अगेंस्ट तो पॉक्सो की प्रोविजन अट्रैक्ट होणगियां कि नहीं अट्रैक्ट होणगियां। लेकिन कदों ऑसिफिकेशन टेस्ट आप कदों करवाना है? जो स्कूल सर्टिफिकेट नहीं है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट नहीं है। ये सारा प्रोसैस सैक्शन 94 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के गिवन है। और कोर्ट ने एक जजमेंट के भी क्या है, मैं तुम्हें लिखवाऊंगा नेक्स्ट क्लास के कल दसूँगा कि सेम प्रोसैस असीं अडॉप्ट करना है पॉक्सो एक्ट के भी चाइल्ड की एज डिटरमिन करना, जिवें जुवेनाइल की करते हैं। सेम प्रोसैस वी विल अडॉप्ट फॉर द टू डिटरमिन द एज ऑफ द चाइल्ड ऑफ द पॉक्सो विक्टिम ऑल्सो। ठीक है, पहला स्कूल सर्टिफिकेट, दूसरा अगर वो नहीं है तो फिर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम द म्यूनसिपैलिटी और पंचायत, अगर वो भी नहीं है दैन टेस्ट होएगा, ऑसिफिकेशन टेस्ट उन्होंने कहते हैं। काफ़ी सारे टेस्ट होंगे, नार्को एनालिसिस टेस्ट होंदा है, बीप टेस्ट होंदा है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट होंदा है ना। ये बारे तो एविडेंस सारे एक्सपर्ट एविडेंस है, ये सारे टेस्ट तो एविडेंस की क्लास से सर करवाओगे। ये उत्ते लैंडमार्क जजमेंट हुई है सैल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ करनाटका, ये पढ़ने वाली जजमेंट है, निकाल के पढ़ो। बुक के नहीं लिखी सैल्वी वाली जजमेंट, ना बट्टू कलाल च मैं देखा, ना उस मिली मैनू अवतार सिंह च मिली, हाँ रतन लाल धीरज लाल च मिली सी मैनू, बट वो बहुत हैवी बुक है, लेकिन वो तुहाडे काम दी नहीं है, वो तो असीं पढ़ते होंगे तुहानूं एक्सप्लेन करना होवे तो। बट असीं भी नहीं वो पढ़ते, असीं जजमेंट्स ही पढ़ते हैं ज़्यादा टीचर्स इत्थे। मेरे को भी किसी का एक जुवेनाइल की बेल करानी सीगी ते ओदा ना कोई मैट्रिक सर्टिफिकेट सीगा एजुकेशन दा, ना कोई ओदा प्रूफ सीगा हॉस्पिटल वगैरह का कोई, तो जज ने ना फिर कोई भेजा रिपोर्ट बनवाई एक ऑसिफिकेशन टेस्ट ही होना।
ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਏਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਓਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਐਕਸਪਰਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਅੰਡਰ BSA भारतीय साक्षरता नीति, ठीक है। और ये होंदा है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट च, JJ एक्ट 2015 च। ये तां मैनूं पता है क्योंकि राजस्थान जुडिशरी च क्वेश्चन आया सी, सीधा आया सी एज डिटरमिनेशन का प्रोसेस दसो, क्योंकि उस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी आंदा ना RJS च। चलो अगे पढ़ते हैं आप। तो रूल 12 हुण नहीं है, हुण 94 सैक्शन है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का, सैक्शन 94। बलकरण सर, प्राची मैम, तुहानूं समझ आ रहा है आप की डिस्कस कर रहे हैं? The procedure was meant for determination of the biological age। वही रूल 12 वाला यही सारा प्रोसीजर है 94 वाला सेक्शन का। एक क्यों सीगा? टू डिटरमिन द बायोलॉजिकल एज ऑफ द चाइल्ड। It may be stated that here section 212 of the Juvenile Justice Act 2015 defines child to mean a person who has not completed 18 years of age। वही सेम गल, पॉक्सो वाली सेम डेफिनेशन है। There is a procedure provided for determination of biological age। The purpose of stating so is that the parliament has deliberately fixed the age of the child एंड इट इज इन द प्रिज्म ऑफ बायोलॉजिकल एज। तो मतलब पार्लियामेंट ने भी कितने तक रखा है? बायोलॉजिकल एज तक। कितनी? बिलो 18 ईयर्स। इफ एनी डिटर्मिनेशन इज रिक्वायर्ड इट ओनली परटेन्स टू द बायोलॉजिकल एज एंड नथिंग एल्स। तो मतलब ये तो तुसी मेंटल एज इंक्लूड नहीं करोगे। द पर्पज ऑफ पॉक्सो इज टू ट्रीट द माइनर्स एज अ क्लास बाय इटसेल्फ and treat them separately so that no offence is committed against them as regards sexual assault, sexual harassment and sexual abuse। The sanguine purpose, sanguine का मतलब की होता है? Highest purpose। Sanguine purpose is to safeguard the interest and the well-being of the children at every stage of judicial proceeding। अच्छा जजमेंट्स पढ़ते हो ना, थोड़ी इंग्लिश भी बहुत इंप्रूव होती है। आ sanguine अगे मैं पढ़िया melody, तो तुसी प्रॉब्लम ना लिख के melody लिखो। मान लो तुहानूं वोकैबुलरी च इंग्लिश आंदा हुंदा ना, गिव द वर्ड मीनिंग्स आते होंगे, बड़े डिफिकल्ट वर्ड्स पूछते हो। अच्छा हरियाणा जुडिशरी काफ़ी पूछते हो डिफिकल्ट, पंजाब च भी पूछते हैं, हरियाणा का लैवल काफ़ी हाई होंगे इंग्लिश का, दिल्ली का भी काफ़ी हाई होंगे। तो तुम जजमेंट्स पढ़ो नाल डिक्शनरी रखो, आजकल तो फोन च ही है सब कुछ, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर। इट कैटेगरिकली मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन चाइल्ड एंड एन अडल्ट। तो पॉक्सो क्लीयर कट डिस्टिंक्शन करता है कि एक चाइल्ड च और एक अडल्ट च। ऑन रीडिंग ऑफ द पॉक्सो एक्ट, आ है ना पेज तुहाडे कोल, ऑन रीडिंग ऑफ द पॉक्सो एक्ट है ना, ये 142 पेज है। On reading of the POXO Act, it is clear that it is gender neutral. In such a situation, to include the perception of mental competence of the victim or the mental retardation as a factor will really tantamount to causing violence to the legislation by incorporating certain words to the definition। तो मतलब अगर तुसी चाइल्ड की डेफिनेशन दे विच कोई मैंटली रिटार्डिड पर्सन या मैंटली रिटार्डिड विक्टिम इंक्लूड करते हो तो तुसी वायलेट करते पे हो चाइल्ड की डेफिनेशन, वो परमिसिबल नहीं है। By saying age would cover mental age has the potential to create immense anomalous situation without there being any guidelines or statutory provisions। Needless to say, they are within the sphere of legislation। ये पार्लियामेंट का काम है, जुडिशरी का काम नहीं है। To elaborate an addition of the word mental by taking recourse to the interpretative process does not come within the purposive interpretation as far as the POXO Act is concerned। इन्नी purposive interpretation तुसी नहीं कर सकते, नो डाउट कर सकते हो, लेकिन टू दिस एक्सटेंट कि तुसी अच्छे मेंटल एज इंक्लूड कर लो, यू आर नॉट अलाउड। कौन? सुप्रीम कोर्ट के जजेस। इंडिविजुअली नोशन और पर्सनल कन्विक्शन शुड नॉट बी अलाउड एंट्री टू द स्पीयर ऑफ इंटरप्रिटेशन। मतलब जजेस अपना कोई इंडिविजुअली जो खुद सोचते हैं वो नहीं लगाना। परपस देखो एक्ट का की है, तो परपस की एक्ट का चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना, ना कि अडल्ट को प्रोटेक्ट करना। ਉਹਦੇ ਲਈ अलग प्रोविजन्स है, IPC डील्स विद दैट, CRPC डील्स विद दैट, ठीक है। इट हैज़ टू बी गैदर्ड फ्रॉम द लेजिस्लेटिव इंटेंशन
Respect for the dignity of person as submitted has its own pedestal, but that conception cannot be subsumed and integrated into a definition where the provision is clear and unambiguous and does not admit of any other interpretation. If a victim is mentally retarded, definitely the court trying the case shall take into consideration whether there is consent or not. Naturally, ਜਿਹੜਾ person mentally retarded है, ਉਹਦੀ consent भी ਤਾਂ देखोगे। क्यों ਇੱਥੇ consent ਦਾ question क्यों आया? हाँ 18 ईयर्स तो ज़्यादा है जाए, लेकिन मान लो मैंटली रिटार्डेड है, दैन वॉट? ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਕਿਆ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਡਡ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ? ਲੈਟਸ ਸੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਟਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਟਸ ਮੀਨਸ ਦੌਰੇ ਪੈਣਾ, ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੌਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫਿਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਫਿਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਸੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਊਂਡ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ। in certain circumstances it would depend upon the degree of retardation or the degree of understanding। ठीक है ना, वही गल आ गई, डिग्री देखो तुसी। it should never be put into a straight jacket formula। क्या ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ 4 ਤੋਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ? ਹੋ ਸਕਦਾ 4 ਤੋਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਜੈਕਟ ਆਂਸਰ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। it is difficult to say in absolute terms। Besides, legislature in section 164(5)(a)(b) CRPC has already safeguarded the interest of mentally disabled person। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? section 183(6)(b) proviso। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ 164(5)(a)(b) of the CRPC। now this is BNS ਦੇ section 183 clause 6(b) ਦਾ proviso। ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ। ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਫੋਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਨੀਡਲੈਸ ਟੂ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ that the court sometimes expand or stretch the meaning of a phrase by taking recourse to purposive interpretation। naturally courts purposive interpretation ਕਰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਡੈਨੀਅਲ ਲਤੀਫੀ ਚ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਇਰਾ ਬਾਨੋ ਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕੋਰਟਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ a judge can have a constructionistic approach but there is a limitation to his sense of creativity। लेकिन ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ restriction ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ limitation ਹੈਗੀ ਹੈ। In the instant case, stretching of the words age and year would be encroaching upon the legislative function। Thus, the definition in section 2D defining the term age cannot include mental age। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ mental age include नहीं ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕਹੀ? ਦੀਪਕ ਮਿश्रा ਜਸਟਿਸ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰੀਮਨ ਜਸਟਿਸ ਦਾ opinion। ठीक है, लिखिएगा इसको प्लीज। Start writing। ये सारे तुसी प्रिंट करा के अगर अपने नोट्स इंक्लूड करते हो, मच बैटर फॉर यू। ऐसे लिए तुहाडे कोल अच्छा मटीरियल रेडी हो गया। एक तुहानू याद होवे 2021 दे विच स्किन टू स्किन जजमेंट आई सी, पता? बड़ी पॉक्सो ते फेमस हुई सी। वो हाई कोर्ट की जजमेंट सी, वो भी मैं निकाल के रखी है। आई थिंक गुजरात हाई कोर्ट की सी, हाँ नहीं बॉम्बे हाई कोर्ट की। उन्होंने ये क्या सीगा कि एक जिहड़ा अक्यूज्ड परसन है उन्हें किसी फीमेल दे जो ड्रैस सीगी उन्होंने अप करता सीगा, चकती सीगी ड्रैस, तो कोर्ट ने हैंड किया कि वो पॉक्सो दे विच लायबल नहीं है। क्यों? क्योंकि स्किन टू स्किन उहदा टच ही नहीं होए। देखो दैट इज़ टू मच। सुप्रीम कोर्ट ने फिर वो जज नूं डिमोट करके उन्होंने ट्रेनिंग लिए वापस भेजे। एक ही करी जा रहे हो। तो क्यों नहीं तुसीं इहनूं पॉक्सो दे विच लायबल करदे पे? देख लो जजिस तो एक्सपैक्टेड नहीं होंदा। एक केस का नाम है, अभी मैं कल ही प्रिंट कढ़िया, कल देख रहा सी मैं, अटर्नी जनरल फॉर इंडिया वर्सिस तीश। कराऊंगा क्लास पे, अगे आएगी है पेनिट्रेटिव सैक्शुअल असॉल्ट चाहेगी या सैक्शुअल असॉल्ट चाहेगी है। ठीक है, बस डोंट लाफ, ज़्यादा नहीं हंसना। देखो इन द केस ऑफ ईरा वर्सेस स्टेट एंड सिटी दिल्ली, इन द केस ऑफ ईरा वर्सेस स्टेट एंड सिटी दिल्ली 2017 सुप्रीम कोर्ट 2 judge bench decision। The main issue was
the main issue was that whether the definition of child in section 21D, that whether the definition of child in section 21D includes the mental age of a person, so that the mentally retarded person or extremely retarded person or extremely intellectually challenged person who has even crossed the biological age of 18 years, full stop, para change. According to Deepak Misra justice, bracket च लिखना as then he was, bracket close. The legislature has intended to protect the child. The legislature has intended to protect the child from any kind of sexual harassment, and sexual assault by virtue of POCSO Act. राजस्थान जुडिशियरी ना ये प्री च काफ़ी इजी क्वेश्चन आते पॉक्सो के, मेन्स डिफिकल्ट आते थोड़े, ईरा आया सी वाला मेन्स से, लेकिन 2 मार्क्स का इसी हो, 3 मार्क्स का POCSO Act, full stop. And the legislature was alive to the condition of mental disability, full stop. On seeing the broad spirit of legislation, POCSO lays stress on mental, physical disadvantage of a child. Full stop. Another purpose is to treat the minors as a class by itself, separately, so that no offense is committed against them, as regards to the sexual assault, sexual abuse, and sexual harassment. Full stop. POCSO has protected the minors by prescribing the statutory age which has the nexus with legal eligibility
to give consent. Full stop. Parliament has felt it appropriate. Parliament has felt it appropriate that the definition of child by chronological age or biological age to be the safest yardstick than referring to a person having mental retardation. Full stop. Moreover, legislature in section 164 clause 5a b, 164 clause 5a subclause b CRPC oblique awala 183 clause 6b proviso has already 164 clause 5 a 5a subclause b CRPC oblique पाके 183 clause 6b proviso of BNSS has already safeguarded the interest of mentally disabled person. Therefore the court held that definition in section 2D defining the term child below 18 years of age cannot include defining the term child below 18 years of age cannot include mental age. Full stop. Tomorrow we will read the opinion of Justice Nariman. Full stop. ठीक है, कल ਆਪਾਂ ਨਾਰੀਮਨ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਦਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, वन बाय वन करके ਚੱਲਾਂਗੇ. ਪੌਕਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਲਏਗਾ, ज़्यादा लंबा नहीं है. DV एक्ट तो ਤੁਹਾਡਾ 2-3 दिन च कंप्लीट हो जाना क्योंकि है ही छोटा जिहा, कुछ ज़्यादा इशूज आंसर करने वाले हैं नहीं. एंड फिर अगों की करना चाहोगे, रेंट एक्ट करना है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट करना है, क्योंकि हले माइनर लॉज ही चलोगे. NIA माड़े मोटे केस कुछ आते हैं प्रोसीजर पता लगे. चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू आंसर मी, आप माइनर लॉज में रेंट एक्ट करना चाहोगे, वैसे वो भी चलेगा इस साथ में, रेंट एक्ट भी साथ में. रेंट एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ठीक है कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट करावा? ठीक है, वो कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट भी करवा सकता मैं. छोटे छोटे हैं, माइनर लॉस है. आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन या नेगोशिएबल मैं NIA करवाऊंगा पहला. NIA कराओ सर, क्योंकि कम क्वेश्चन आया ऐसे हो ना कुछ नहीं. रेंट एक्ट, हाँ रेंट एक्ट भी चलेगा. NIA भी करवाना सर. प्राची मैम आप भी बताइए प्लीज. हाँ रेंट एक्ट थोड़ा सा बड़ा है बट चलो करा दो. एक क्वेश्चन है ऐसे ये विच सेक्शन 14A1 CPC का 14A1 फॉरेन जजमेंट है. फॉरेन जजमेंट 14A1 ठीक है फिर. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आप थोड़ी ब्रेक लेने हैं, उसके बाद मिलते हैं DV एक्ट एक सर डोमेस्टिक वायलेंस का भी आया है की प्रोटेक्शन है 25 नंबर का क्वेश्चन होगा. ओके, NIA एक्ट इज आल्सो गुड. ठीक है सर.
DBA पे भी होती है। DBA का यूनिवर्सिटी वाला तो प्रोटेक्शन जाओ पानी पुनी पी के आओ। Resilience Law Academy.